अदिति, यस सर। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? बेसिकली एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो सबसे पहले इसी को डिफाइन करते हैं। और केमिकल बॉन्ड जरूरी क्यों होता है? बेसिकली स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपका केमिकल बॉन्डिंग का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो ये लिख सकते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्सेस which holds various constituent। अब इसमें एटम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा, टुगेदर in different chemical species is called chemical, it's called chemical bond। ये चैप्टर इनऑर्गेनिक का बैकबोन कहते हैं इसको। इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, जो एक दूसरे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल स्पीसीज में, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहले आता है केमिकल बॉन्डिंग में, वो आता है आपका कोसेल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, कोसेल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड। देखिए इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब लेविस सिंबल के नाम से एक स्टार्ट हुआ। लेविस सिंबल उसे कहते हैं कि एलिमेंट के सिंबल पे हम एक्चुअल में आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर देते हैं, उसी को लेविस सिंबल कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉसेल ने सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, लेविस का जो सबसे इम्पोर्टेंट था, लेविस ने क्या पॉस्टुलेट दिया? ठीक है, या लेविस पॉस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल octet when they link by chemical bonds। by chemical bonds जैसे मान लीजिए कि H2 है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन आया, इससे ये शेयर करेगा, ये ले लेगा इसका, और ये एक दूसरे से शेयर करके एक ये ड्यूप्लेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बेसिकली ड्यूप्लेट बना लेते हैं। ड्यूप्लेट का मतलब क्या होता है कि आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, Cl- हो सकता है, Cl2 हो सकता है, H2 हो सकता है, F- हो सकता है। इसके वजह से ये ऑक्टेट अचीव करने की कोशिश करता है ताकि स्टेबिलिटी गेन करे, या फिर यूं कह लें कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। ठीक है, इसे लिख लीजिए, हो गया। यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपके पास लेविस सिंबल। अब ये लेविस सिंबल क्या होता है? लेविस सिंबल बेसिकली क्या होता है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या कहते हैं? लेविस सिंबल कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल लिथियम का अगर करें तो लिथियम के आउटरमोस्ट सेल में हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम ले ले तो एल्युमिनियम के आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो जाएगा इसका लेविस सिंबल। अगर नियोन का करने जाएं तो नियोन के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन से शो कर देंगे, इसी को कहते हैं हम लोग लेविस सिंबल। ऑक्सीजन का करना, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है,
मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लैविश सिंबल हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो ये होता है आपका लैविश सिंबल। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे मान लीजिए अपने पास आ जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, तो इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। ठीक है, वैसे अभी बहुत सारे तरीके होते हैं अचीव करने का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एज फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है, ठीक है, तो ये सोडियम जो है, अगर इसका कॉन्फिग, इसको सबसे पहले हम Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब ये जो Na प्लस है, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे नियॉन लिख सकते हैं, क्योंकि ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है। ठीक है, ये बात क्लियर है। यस सर। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो इसने लूज किया है, और ये Cl माइनस में कर लेगा, और Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये आर्गन का अचीव कर चुका है कि नहीं। यस सर। अब ये दोनों एक साथ रहेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसमें क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा, जिसमें प्लस इस पे माइनस इसमें, इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं या आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और इसके बीच में जो बॉन्ड होगा उसको क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। क्लियर है। यस सर। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे तरीके से होते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Mg+2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेंगे। ठीक है और यहाँ पे क्या होगा आपका, कि जो कैल्शियम है बेसिकली, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मैग्नीशियम है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करे, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो ये नियॉन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लोरीन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 क्लोरीन को आना पड़ेगा, तो ये 2Cl माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा आपका, नियॉन 3s2 3p5, 3s2 3p5, और यहाँ पे देखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, आर्गन में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ये दोनों मिला जुला के क्या बना लेंगे, MgCl2 बना लेंगे। ठीक है, इस पे पॉजिटिव होगा, एक पे माइनस होगा। क्लियर है। यस सर। तो इसको हम आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा नाम जो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जा सकता है। हो गया। यस सर, हो गया। अब देखिए यहाँ पे आता है, सबसे पहला जो आता है अपने पास, वो आता है ऑक्टेट रूल। क्या आता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ने यही बोला कि जो हाइड्रोजन है वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा या फिर ऑक्टेट। ठीक है, ये दोनों चीज कंप्लीट करेगा आपका अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ये जो ड्यूप्लेट है एक तरह से एक्सेप्शन है, जो हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या बनाता है, ड्यूप्लेट बनाता है। और हीलियम भी जो होता है आपका, वो उसके पास क्या होता है, ड्यूप्लेट होता है। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स के पास वो क्या चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, और जो ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो बेसिकली यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के वजह से होता है। ठीक है, अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, बॉन्ड बनता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनता है उसको हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल शेयरिंग कैसे होती है। ठीक है, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा, और ये इसके, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया जिसको हम क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगर O2 है तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक और O2 है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 हो जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 हो जाएगा।
तो यहाँ क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहाँ H2 बना, ठीक है, और यहाँ क्या बना, O2 बना, ठीक है। फिर आपके पास अगर जस्ट सपोज N2 आ गया, क्या आ गया, N2। N2 कैसे बनता है, आउटरमोस्ट सेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट करे, तो इसके साथ शेयर कर लेगा 8 हो गया, और ये इसके साथ शेयर कर लेगा 8 हो गया, और इसके बीच में 3 बॉन्ड बन गया। तो इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं, इसको डबल बॉन्ड कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल कहेंगे, बॉन्ड। ठीक है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सारी चीजें आगे क्लियर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। यस सर। ठीक है, तो ये करते जाइए आप। हो गया, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी तरीके का कोवलेंट बॉन्ड दिखा सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल H2O का भी कर सकते हैं हम लोग। H2O में क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 और ये 6, ठीक है। अब हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और हाइड्रोजन इधर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके साथ ये शेयर कर लेगा, इसके साथ ये शेयर कर लेगा, और इसको 8 चाहिए, तो 6 तो इसके पास है, एक हाइड्रोजन इसका ले लेगा, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, तो इसके बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, OH2, ठीक है। CCl4 का बनाइए जरा आप, और CH4 का। CH4 का नहीं, CCl4 का बनाइए। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बताइएगा, CO2 का बनाइए, और C2H6 का बना, C2H4 का बना। तो CCl में Cl को 6 उसकी जरूरत पड़ेगी, और 4 बॉन्ड्स बन, C ये बीच में रहेगा। हाँ, मतलब बेसिकली ये अगर करना चाहे तो ऐसे यस सर। बोर्ड में सही यस से सर। बनाइएगा पूरा, मतलब स्कूल। यस सर। CO2 और C2H2। सर O को 4 उसकी जरूरत पड़ेगी, और डबल बॉन्ड बनाएंगे। मतलब ये बेसिकली आपका ऐसे बन जाएगा, यस सर। ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, इधर वाला से 2 ले लेगा, 8 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 इधर से ले लेगा, 8 हो गया, और ये C डबल बॉन्ड, और अब ये सॉरी, और हाँ सही तो था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, कार्बन को 4 है कार्बन के पास, 2 6 6 2 8 हो जाएगा। C2H4 बनाइए। सर 2 C होंगे, उनके बीच में वो 4 डॉट रहते हैं, और उन चारों के साइड में 2 2 डॉट H। C2H4 है बेसिकली, तो C कर दीजिए, H4 जब भी दे वो इक्वली डिवाइड कर दीजिए दोनों पे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास ऐसे शेयर कर लेंगे,
फिर इसके पास ऐसे होगा, और एक हाइड्रोजन इधर भी होगा। एक मिनट रुक जाइए, एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा और दो इधर हो जाएगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का बना देते हैं, ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं, ये हो जाएगा। एक इसके पास इधर होगा, चार होता है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। अब एक कार्बन का पकड़ते हैं, कार्बन का जाने करने जाएंगे, चार इसके पास हैं, 5 6 6 और 2 8 हो गया। अब इस कार्बन का चार है इसके पास, 5 6 6 और 2 8 हो गया। तो ये C डबल बॉन्ड C और H H, ठीक है, H और H, C2H2 का करिए। सी और सी का ट्रिपल बॉन्ड होगा, सी और एच में दोनों साइड सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये इजीली कन्वर्ट कर सकती यस हैं, सर। बना सकती हैं आप, ठीक है। अब देखिए अपने पास एक फॉर्मूला आता है बेसिकली फॉर्मल चार्ज के नाम से, ठीक है, जिसको FC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला आता है फॉर्मल चार्ज, जैसे कोई भी फॉर्मूला दे रखा हो आपको, ठीक है, तो आप उस पे निकाल सकती हैं इस पे चार्ज कितना होगा और किस पे कितना चार्ज होगा। बेसिकली अगर H2O दिखता है तो H2O पे किसी पे भी कुछ चार्ज नहीं दिखता है, तो इसमें फॉर्मल चार्ज लगाइएगा आप, तो वो जीरो आएगा, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, जिसका निकालना है उसका हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम या फ्री स्टेट में हम निकालते हैं, फ्री एटम। उसके बाद ये माइनस होता है आपका टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग या फिर यूं कह लीजिए लोन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये फॉर्मूला आ जाता है आपके पास माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं। बॉन्डिंग का मतलब कितना शेयर्ड करता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ओजोन पे अप्लाई करते हैं हम लोग, ओजोन का मतलब O3 होता है, O3 किसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ओजोन का होता है। ओजोन का देखेंगे हम लोग, तो ओजोन का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए तभी होगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने आएगा तभी होगा, यहाँ पे ऐसे होता है, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने पास होता क्या है कि यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो सबसे पहले के जो सेंट्रल एटम पे वन वाले पे FC निकाल रहे हैं, FC 1 है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में डायरेक्ट लगाइए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, ऑक्सीजन के अदिति, सर लास्ट पार्ट रिपीट कर दिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, अभी जस्ट आया तो मैं सोचा दूसरा लिंक क्यों आपका आ रहा है। ये फॉर्मल चार्ज के पास थी आप। यस सर। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, जिसका निकाल रही है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड गिवन है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, और जिस कंपाउंड में जिस एलिमेंट का निकाल रही है उसका देखिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। फिर टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, अगर उसके पास कोई लोन पेयर जितना है, जितना इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहा है वो लिखेंगे, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी शेयर्ड पेयर। तो FC जैसे इसमें O3 ओजोन का बात कर रहा हूँ मैं, तो ओजोन में देखिए क्या हो जाता है, O3 का हम निकालते हैं, तो मैंने नंबरिंग कर लिया कि ये होगा, ठीक है। तो अब देखिए O3 में O1 का निकालेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में कितना होता है, 6 होता है कि नहीं। यस सर। अब यहाँ पे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग सॉरी, इसमें लोन पेयर कितना दिख रहा है, दो, मतलब एक लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस हाफ ऑफ टोटल बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना बॉन्ड होगा उसका डबल इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे तीन बॉन्ड बना रहा है तो 6, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा तो 6 - 5 इज इक्वल टू +1। यानी इससे पता चला हमें कि इस पे क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा। कितना आएगा, +1। ऐसे ही Fc2 निकालेंगे हम लोग, तो यही ऑक्सीजन ही है, तो फ्री स्टेट में 6 होगा, माइनस नॉन बॉन्डिंग, जो नॉन बॉन्डिंग है वो कितना दिख रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4 लिख देंगे, माइनस हाफ ऑफ कितना बॉन्ड बना रहा है, 4, 2 बॉन्ड बना रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0। यानी इस पे कितना चार्ज आएगा, 0 आएगा। 0। ऐसे ही हम लोग Fc3 ले लेंगे, तो यहाँ पे 6 आएगा, ये ऑक्सीजन है, माइनस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर कितना है, 6 है, ठीक है, और माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड कितना बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों कैंसिल, तो ये क्या होगा, 6 - 7 विच इज इक्वल टू -1। यानी इस पे -1 चार्ज आएगा, इस पे 0 चार्ज आएगा, ठीक है। यस सर। इसे लिख लीजिए। यस सर। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया आपको, H2O पे निकालिए, ठीक है, पहला, और दूसरा एक और दे दूंगा आपको, CH4 पे निकालिए। सर H2O में 0 आ रहा है। सबका, यस सर। आपने बस ऑक्सीजन का निकाला या सबका निकाल लिया? सर सबका निकाल दिया। ओके, चलिए CH4 में सर इसमें भी 0 हो गया, आ रहा है। इसमें भी 0 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो यही आ जाता है आपका कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जिसमें ऑक्टेट फॉलो नहीं होता, यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला यही आ जाएगा, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एज फॉर एग्जांपल LiCl, LiCl में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी सेंट्रल एटम के पास, जैसे लिथियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में। दूसरा एग्जांपल लेना चाहेंगे BeH2, तो BeH2 में आप देखेंगे कि बेरिलियम के पास बस 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है, जैसे BCl3 लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है बेसिकली। फिर भी यहाँ पे ये फेल हो जाता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर लिथियम का देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहला तो ड्रॉबैक ये हो जाता है
इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। दूसरा आ जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स के इनकम्प्लीट होता है लेकिन ऑड होता है तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में हम देख लेंगे वो ये बना लेता है और आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या फिर NO2 प्लस, ये NO है आपका, NO2 प्लस की जब बात करते हैं NO2 प्लस वगैरह की, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा N सिंगल बॉन्ड O O O, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा पॉज, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, इसे लिख लीजिए। यस सर। हो गया। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो थर्ड आता है अपने पास वो आ जाता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। द एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यानी ये 8 भी नहीं होता और 8 से कम भी नहीं होता, नहीं ऑड होता है, ये मोर देन 8 होता है। एज फॉर एग्जाम्पल SF4 हो गया, PCl5 हो गया, PCl5, SF4, SF6, IF7। तो बेसिकली ये सिंगल बॉन्ड सबसे बनाता है, ठीक है। इसको हम लिखना चाहें तो PCl5 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। SF4, SF6 भी लिख सकते हैं ऐसे। SF4 बनाना है, इस पे एक लोन पेयर रहेगा, ठीक है। H2SO4 भी आता है। तो ये क्या होता है बेसिकली, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले मॉलिक्यूल होते हैं। IF7 भी ऐसे ही आता है, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, जितना बॉन्ड होगा उसका डबल इलेक्ट्रॉन। यस सर। हो गया। यस सर। तो यहाँ देख सकती हैं इस पे कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस पे देखेंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस पे देखेंगे, ठीक है, 8 है और ये एक लोन पेयर को हटा देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो इस पे भी कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी ड्रॉबैक थी। इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखा कि आउटरमोस्ट सेल में अगर लेस देन 8 भी थे, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी थे, और आपके एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी था, ठीक है। यस सर। फिर इसमें ये भी ड्रॉबैक आ जाता है, जैसे इन्होंने बोला था कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी अचीव्ड है उसका ऑक्टेट, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स थे, जैसे कि मान लीजिए वो नोबल गैस कंपाउंड थे, ठीक है, जैसे XCF2 हो गया, XCF4, ठीक है, जो नोबल गैस है, ठीक है, जेनॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये खुद कंपाउंड बनाते हैं, एक ड्रॉबैक में आ जाता है। क्लियर है। यस सर। तो बात करते हैं यहाँ पे, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। अब अपने पास आता है आयनिक इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड की जब, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी होता है और इलेक्ट्रॉन लूज भी होता है। तो एज फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक एंथैल्पी। है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, एक मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो मेटल को सबसे पहले गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब इस मेटल को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं हम लोग। आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड चैप्टर में पढ़े थे, तो हमने क्या लिखा था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, फ्रॉम एन यस आइसोलेटेड सर। गैसियस एटम।
ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके बाद कोई भी नॉन मेटल लेंगे जिसको हम लोग ऑलरेडी गैस में होगा तो गैस में, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ लिख सकता हूँ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स माइनस गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा यानी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज किया उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। फिर यहाँ से हम ये दोनों प्रोडक्ट को उठाएंगे, M प्लस को गैसियस स्टेट में, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, X माइनस को गैसियस स्टेट में, और दोनों मिलके क्या बना लेगा, MX बना लेगा सॉलिड स्टेट। ठीक है, यस सर। अब देखिए यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन के बारे में हमेशा सवाल पूछा है, ठीक है, कि किससे इजीली आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो जिसमें वेरी लेस आयनाइजेशन एनर्जी लगे और हाई वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, तो आपका इजीली आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो उसी को लिख सकते हैं फेवरेबल कंडीशन डाल के। तो फेवरेबल कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इससे यस सर। हो गया। यस सर। अब यहाँ पे बात आती है आपकी लैटिस एनर्जी। यहाँ पे हम देखेंगे लैटिस एनर्जी होता क्या, ठीक है। लैटिस एनर्जी होता यह है कि जैसे आपके पास आयनिक सॉलिड को, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप लोग कि 1 मोल आयनिक सॉलिड को जितना एनर्जी लगे गैसियस स्टेट में उसको कन्वर्ट करने में, उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। एम आई क्लियर, 1 मोल आयनिक सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में जितना एनर्जी लगे उसको आयनिक सॉलिड लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यस इट इज सर। डिफाइंड एज द एनर्जी required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions। 1 मोल आयनिक सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने का जितने करने में जितना एनर्जी लगता है उसको हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी, या लैटिस इंथैल्पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिस इंथैल्पी भी कहते यस सर। हैं। अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे टर्म आएंगे जो आगे चल के यूज करेंगे हम लोग। जो सबसे पहला होता है अपने पास वो होता है बॉन्ड पैरामीटर्स। मतलब बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करेंगे हम लोग
तो बॉन्ड पैरामीटर्स में अपने पास क्या आ जाता है, बॉन्ड लेंथ आ जाता है, बॉन्ड एंगल आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, बेसिकली इन सारी चीजों की बात होती है आपके बॉन्ड पैरामीटर्स में। तो सबसे पहली बात बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अभी इनका डेफिनेशन लिखते चलेंगे, साथ साथ में करते चलेंगे होता क्या है। हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था ना, तो हमने क्या किया था, बेसिकली बॉन्ड लेंथ का ही तो आधा किया था रेडियस निकालने के लिए, यस सर। याद है। तो वही चीजें करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको डिफाइन करते हैं और लिखते चलते हैं। इट इज डिफाइंड एज the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule, ठीक है। तो वही जो बॉन्ड था उसके बारे में हम बता रहे हैं, जो हमने बनाया था ऐसे। जस्ट सपोज आपके पास अगर कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये वाला जो लेंथ का हमने आधा लेके रेडियस बताया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स के जैसे बॉन्ड आ जाएगा, वंडर वॉल्स बॉन्ड भी आ जाएगा, ठीक है। आपके पास कोवलेंट बॉन्ड भी आ जाएगा। तो कोवलेंट बॉन्ड की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड में अपने पास क्या आ जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड की जब बात करते हैं, जस्ट सपोज दो डिफरेंट एटम है, एक ऐसे बना हुआ है, एक बड़ा बना हुआ है, ये एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, तो सपोज ओवरलैप किया हुआ, तो ये जो डिस्टेंस होगा, सबसे पहले तो ये आर ए रेडियस होगा और ये बी है, तो आर बी इसका, ये ए है और ये बी है, आर बी इसका बॉन्ड, ये आर बी रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ बड़ा वाला बिगर वाला। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, आर ले लेते हैं, ये हो जाएगा इसका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, क्लियर है। ये हो यस जाएगा आपका सर। कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज मेजर्ड approximately as the radius of an atom's core which is in contact with the core of an adjacent atom in a bonded situation। ये एक बॉन्डेड सिचुएशन ऊपर दिख रहा है आपको, अरे एक मिनट सॉरी, ये सिचुएशन बॉन्डेड सिचुएशन ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यस बॉन्डेड सर। सिचुएशन में जो रेडियस होगा दोनों का सम जो होगा, उन्होंने बॉन्ड लेंथ ले लिया, ठीक है। यस सर। आप स्क्रीनशॉट लेती हैं या लिखती हैं? तो लिख लेंगे। बहुत वेरी गुड। स्लाइड चेंज करो। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आता है, वंडर वॉल्स रेडियस आ जाता है, ठीक है। वॉल्स रेडियस, वंडर वॉल्स रेडियस की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास देखिए होता क्या, द वंडर वॉल्स रेडियस, इसको डिफाइन कर लेते हैं, उससे इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे वंडर वॉल्स रेडियस तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम विच इंक्लूड्स, बहुत आसान होती हैं ये सारी चीजें, इट्स वैलेंस शेल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। हमने वंडरवॉल्स रेडियस जब निकाला था, तो आपने देखा था दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस निकाले थे हम लोग, जो कि बॉन्डेड नहीं होते,
ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल अपने पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, मतलब ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये क्या आपका Cl2 है, और दूसरा Cl2 अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो इस Cl2 में देखिए ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड हो गया, इसका आधा करेंगे रेडियस निकल जाएगा, और ये बॉन्ड हो गया 198 पिकोमीटर। ठीक है, ये शो कर रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए यस सर। यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ से ये वाला खींचते हैं और ये वाला मतलब इसके सेंटर से, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है टोटल, ये कितना होगा 360 पिकोमीटर होगा। कितना होगा 360 पिकोमीटर होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे वंडरवॉल्स रेडियस जो होगा ये भी मैं बताया हूँ कि इस डिस्टेंस का आधा। ठीक है, तो जस्ट सपोज अपने पास जो डिस्टेंस है इसका आधा आधा, ये क्या होगा आपका 180 पिकोमीटर, जो कि क्या होगा वंडरवॉल्स रेडियस होगा। यस सर। हो गया, ठीक। यस। चलिए स्लाइड चेंज करके हम दूसरी चीज कर रहे हैं। दूसरा मतलब बॉन्ड पैरामीटर, जिसको हम क्या कहते हैं बॉन्ड एंगल कहते हैं। बॉन्ड एंगल क्या होता है, ठीक है, ये भी एक एंगल ही है। जैसे जैसे सपोज H2O का निकालना है हमें, तो यहाँ पे दो लोन पेयर है और ये H, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग बॉन्ड एंगल कहते हैं, जो कि 104.5 डिग्री होता है। और इसको भी लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing bonding electrons. Bonding electron pairs around the central atom in a molecule या फिर कॉम्प्लेक्स है। डेफिनेशन भी बहुत बार पूछ देता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यस सर। हो गया, यस सर। चलिए अब देखिए अपने पास क्या आता है, बॉन्ड इंथैल्पी आता है। बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब क्या हो जाता है, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू ब्रेक डाउन वन मोल। ठीक है, जो देखिए अगर बॉन्ड एंगल बॉन्ड इंथैल्पी है बेसिकली, बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है उसको हम क्या कहते हैं बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स, वन मोल one mole of bonds of particular type between two atoms in gaseous state। तो गैसेस स्टेट में आपके किसी भी दो एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, वन मोल ऑफ बॉन्ड, ठीक है, तो उसे क्या कह देंगे हम बॉन्ड इंथैल्पी कह देंगे। और जनरली जो बॉन्ड इंथैल्पी होता है ये क्या होता है आपका एंडोथर्मिक इन नेचर होता है, क्योंकि हम एनर्जी देते हैं तोड़ने के लिए। कैसा होता है एंडोथर्मिक इन नेचर होता है। एज फॉर एग्जाम्पल O2 की बात करेंगे तो वो डबल बॉन्ड O होता है, और इसको गैसियस स्टेट में रख के इसको तोड़ देंगे, O गैसियस स्टेट में प्लस O गैसियस स्टेट में बॉन्ड तोड़ दिया आपने, तो यहाँ पे डेल्टा H जो होगा ए लिखते हैं इसको 11th में आप भी एटोमाइजेशन एटम में कन्वर्ट किया, तो यहाँ लगेगा 498 किलो जूल पर मोल। वन मोल ऑफ O2 तोड़ने के लिए 498 किलो जूल लगता है। अगर आपके पास N2 अगर तोड़ना है N ट्रिपल बॉन्ड N को, ठीक है, NN में तोड़ना है N गैसियस स्टेट में, और ये N गैसियस स्टेट में, तो यहाँ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होगा वो हो जाएगा आपका 946 किलो जूल पर मोल। तो बहुत सारे एलिमेंट्स का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड
एंगल प्लस बॉन्ड एंथैल्पी वगैरह आपके एनसीईआरटी में भी गिवन होगा, जिसे याद करने की जरूरत नहीं है आपको। सर 946 पॉइंट क्या जीरो लिखा है? जीरो ओके। जीरो वो जीरो। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे अब अपने पास आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर फिलहाल तो बहुत, ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक चीज है जिसे हमें पता होना चाहिए हो क्या रहा है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे यही बता दिया जाता है आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कि जितने बॉन्ड होते हैं उसको हम बॉन्ड ऑर्डर कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, इन लेविस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लेविस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज given by the number of bonds between two atoms इन अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे डिफाइन बहुत ही अच्छे से कर दिया है। जस्ट सपोज अगर मुझे लिखना है H2 का बॉन्ड ऑर्डर अगर लिखना है BO इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड होगा। अगर O2 का लिखना है हमें, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि O डबल बॉन्ड O हो जाएगा। फिर आता है अपने पास N2 का बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स देखेंगे, कंपाउंड देखेंगे, मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो आप उसमें देखिएगा बॉन्ड ऑर्डर, वहाँ पे एमओटी इस चैप्टर के सबसे लास्ट में एक टॉपिक होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कि निकालते कैसे, एग्जैक्ट फॉर्मूला वगैरह यस आएगा। सर। यस सर। हो गया, चलो। हाँ। अब देखिए अपने पास क्या आता है, अपने पास आ जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है बेसिकली आपका क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड में ही होता है। किसमें होता है, पाई बॉन्ड में ही होता है। और ये होता है आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करते हैं, इधर से उधर मूव कराते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए O3 को, तो O3 का जो स्ट्रक्चर होता है आपका, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो हम क्या करते हैं, इसको डबल बॉन्ड इधर कर देंगे, सिंगल बॉन्ड इधर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, ये दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेसिकली वो ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही, और जहां जहां पाई बॉन्ड मूव कर रहा है वहां वहां ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक है। यस सर। तो इसे लिख लीजिए, रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहते हैं इसको, ठीक है। रेजोनेंस ओके हाइब्रिड सर। जो स्ट्रक्चर होता है उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहते हैं इसको। Resonance hybrid। तो अगर CO3-2 का आपको मैं बोलूँ ड्रॉ करिए, तो ड्रॉ कर सकती हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना बनेगा।
सर इसमें सी और 3 बॉन्ड साइड में बनेंगे, ओ और एच ओ का, हाँ बेसिकली और ओ ऐसे हो वाली जाएगा। लाइन पे वो डॉट हाँ डॉट। वेरी गुड। ये ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस, ठीक है, तो इसको ऐसे एक डबल बॉन्ड इधर है तो इस बार मैंने डबल बॉन्ड इधर कर दिया, ये सिंगल बॉन्ड माइनस सिंगल बॉन्ड वाले के साथ माइनस आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड इधर कर दिया, सिंगल बॉन्ड यहाँ रहा है और ये यहाँ बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा ना। यस सर। चलिए बेंजीन का आप ड्रॉ कर सकती हैं, डीलोकलाइज कर सकती हैं। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला पता है क्या होता है अदिति? अदिति अदिति बेंजीन यस का, सर। बेंजीन का फॉर्मूला बताइए, पता है आपको? बेंजीन का C6 और H6 होता है शायद। ठीक है, तो इसका डीलोकलाइज कर सकती हैं आप। ओके सर। सर इसमें सबको, इसमें एक दो तीन 5 बॉन्ड्स बनेंगे और सब में वो डॉट डॉट लाइन HC और 5 बॉन्ड CH। बनेंगे? देखिए एक्चुअल में इसका सवाल नहीं पूछ देता मतलब है। वो देखिए ये क्या बॉन्ड होगा, में। ये उठ के यहाँ आ जाएगा, यस ध्यान से देखिए, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पे चला गया, ये ऐसे है। अब यहाँ क्या होगा, ये टूट के यहाँ आएगा, जब यहाँ टूट के आएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, जब यहाँ ये टूट के आएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, अब ये टूट के यहाँ आएगा, जब ये टूट के यहाँ आएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये ऐसे आ गया, ये नेगेटिव चार्ज है, उसी टाइम पे ये टूट के यहाँ आ जाएगा, तो आप देखिएगा कि डी लोकलाइज हो गया है 5 बॉन्ड, मतलब पोजीशन चेंज हो गया, ये टूट के इधर आ गया, ये ऐसे, ये इससे, पहले इस साइड से दोनों था और ये,
और इसका जो आपको हाइब्रिड बनाना है तो यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे कर देंगे हम लोग, या फिर यस और अच्छे सर। से करना है तो ऐसे कर सकते हैं, एक फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब वही बात है। तो वेंजिन को हम लोग इसलिए कभी कभी बुक में आप देखिएगा कि सीधे ऐसे कर देता है, तो ये अंडरस्टूड रहता है कि अल्टरनेट जगह डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, यस सर। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। तो देखिए यहाँ बात क्या आती है, यहाँ पे बात आती है आप पोलारिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलारिटी ऑफ बॉन्ड्स की जब बात करते हैं हम पोलर और नॉन पोलर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। पोलर का मतलब होता है जिसमें चार्ज हो, और नॉन पोलर का मतलब होता है जिसमें चार्ज नहीं हो। बात समझ रही हैं आप? तो यहाँ पोलारिटी ऑफ बॉन्ड जो मेजरमेंट करते हैं वो हम लोग करते हैं डाइपोल मोमेंट से। किससे करते हैं? डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली इसकी किसी भी कंपाउंड की पोलैरिटी इसी डाइपोल मोमेंट से चेक करते हैं। और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? बेसिकली म्यू का मतलब क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट। तो ये जो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू हो जाता है चार्ज विच इज क्यू, और इनटू हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन लिख देते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो इससे एग्जैक्ट पोलैरिटी पता चल जाएगा आपको, किसका? किसी भी कंपाउंड का। अगर चार्ज जीरो हो गया तो पोलार मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया तो पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इसको इसका जो यूनिट है बेसिकली, उस यूनिट को देखिए, यहाँ पे क्या है? चार्ज का कुलम और आर का मीटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डीबे कहते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज यूजुअली मेजर्ड इन डीबे। ठीक है, इस यूनिट में मेजर किया जाता है, और 1 dB इज इक्वल टू होता है 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसमें यस कभी भी सर। कभी भी एग्जैक्ट ये डाइपोल मतलब डाइपोल मोमेंट निकालने को नहीं देता। ठीक है, लेकिन अगर निकालने को देता है तो इजीली हम लोग कर भी सकते हैं। ठीक है, अगर चार्ज और डिस्टेंस दे रखा है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें बस इतना पूछता है कि ये पोलर है या नहीं है, पोलैरिटी है या नहीं है। एज फॉर एग्जांपल एच एफ की बात करेंगे तो ये पोलैरिटी जो है ना वो अराइज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। बात समझ रही हैं आप? यस सर। ठीक है, तो जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, ठीक है, बताया था ना ये कि फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। यस सर। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो फोन याद रखिएगा, तो ये इस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा वहाँ वहाँ आपका पोलैरिटी होगा। तो यहाँ पे एच एफ की बात करेंगे तो ये जो डाइपोल मोमेंट होता है बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम इसका शो करना चाहें तो ये ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, एच एफ पे की ये पोलैरिटी, इसमें पोलैरिटी है। तो मैं ये चाहूंगा ये मतलब म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो मैं कुछ कंपाउंड्स का नाम दूंगा, उसमें आपको बताना है कि ये म्यू इज इक्वल टू जीरो है या म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। सर एक बार लास्ट स्लाइड कर दीजिए, वो लिखना था। जी जी कर रहा हूँ। सर म्यू के नीचे क्या लिखा है? वो सी वैक्यूम माइनस एम, कूलम मीटर। वो सी माइनस। एक मिनट, कूलम मीटर, सी फॉर कूलम, कूलम
और मीटर, कूलम्ब मीटर, ऐसे। ओके यस सर। यस सर हो गया। तो इन सब में बताना है म्यू इज इक्वल टू 0 है या नहीं है। हाइड्रोजन का जीरो मतलब H2O का जीरो नहीं होता। जी अदिति। सर H2O का जीरो नहीं आ रहा। नहीं, H2O का 0 नहीं होता। बताऊं मैं? यस सर। आप, आपकी आवाज लैग कर रही है अदिति। सर H2O का जीरो नहीं आ रहा अभी। 0 नहीं होगा H2O का। ओके सर। बाकी सबका 0 आ रहा है। बाकी सर का कर रही हूँ। चेक करिए। BF3 जीरो आ रहा है। BF3 का क्या आ रहा है? 0। यस सर। और NF3 का भी जीरो आ रहा है। ओके। NF3 का जीरो है, NH3 का जीरो नहीं आ रहा। BF2 का? सर उसका जीरो आ रहा है। H2 में देखिए आपने कैसा किया है, ये मुझे पता नहीं है। इधर देखिए जरा, ये O है, H है, H है। ये आपके पास लोन पेयर दो दो होगा। तो देखिए यहाँ यस होता क्या है, लोन पेयर अपने डायरेक्शन में खींचता है, तो ये दोनों अपने डायरेक्शन में खींचेगा। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ऐसे खींचेगा, खींचेगा कि नहीं? यस सर। अब ये किसी एंगल पे इंक्लाइन है, तो इसका दो कंपोनेंट निकलेगा फिजिक्स में, वेक्टर क्वांटिटी। याद आया? यस सर। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन ओवरऑल देखेंगे दो ऊपर जा रहा है और आधा आधा एक और ऊपर जा रहा है, तो इसमें म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है। यस सर। BF3 की बात करें तो BF3 में एफ और एफ जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हमें पता है कि फ्लोरीन इधर खींच रहा है अपने तरफ, ये अपने तरफ खींच रहा है और ये अपने तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे भी हमें पता है कि ये किसी एंगल पे इंक्लाइन है, तो इधर जाएगा और
इधर जाएगा, सिमिलरली इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और ये अकेला ऊपर जा रहा है और ये हाफ हाफ नीचे जा रहे हैं, तो ये भी फुल हो गए, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम NF3 की। NF3 में क्या हो जाएगा आपके पास, एफ एफ एफ, ये लोन पेयर, एक लोन पेयर तो रहेगा ही। ये जो लोन पेयर है अपने डायरेक्शन में खींचेगा। नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है कि नहीं, यस सर। तो फ्लोरीन अपने तरफ खींचेगा, ये रहा, ये अपने तरफ खींचेगा और ये अपने तरफ खींचेगा। अब इस फ्लोरीन पे दो इंक्लाइंड है, इधर है और इधर है, इधर है और इधर है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये फुल एक नीचे आ रहा है और ये हाफ हाफ आ रहा है, तो ये 2 टाइम्स, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स नीचे आ रहे हैं, और ये 1 टाइम्स नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्या, नहीं करेगा ना। नहीं सर। तो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। अब यहाँ BeF2 की बात आ रही है, तो BeF और F, ये इधर खींचेगा और ये इधर विड्रॉ करेगा। यानी यहाँ म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब NH3 की बात थी, NH3 के जब देखते हैं तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर विड्रॉ करेगा और ये अपने ही डायरेक्शन में, और ये ऊपर जाएगा। तो ये देखिए दो ऊपर जा रहे हैं। अब इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा कि नहीं, यस बाकी सर। सब तो ऊपर जा रहा है। म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। CO2 की बात कर रहे हैं हम लोग। CO2 में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये जितने से खींचेगा उतने से यही खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, CO2 का 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलिए जरा अब ये बताइए, NH3 में ज्यादा म्यू होगा या NF3 में ज्यादा म्यू होगा, इसको ड्रॉ करके देखिए। सर NH3 और किस में? NH3 और NF3 में किसका ज्यादा होगा म्यू, इधर देखिए, अदिति इधर देखिए। सर। हाँ हेलो अदिति, यस सर। देखिए इधर NF3 बता रहा हूँ पहले, ये F है, F है, F है। NH3 देखिए इधर, ये H है, H है और ये H है। तो यहाँ देखिए, ये अपने डायरेक्शन में खींचेगा, ये भी अपने डायरेक्शन में खींचेगा। अब ये सब के सब इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये पूरा फुल एक डायरेक्शन में, ये पूरा फुल एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो ये हाफ हाफ मिलके एक नीचे आ रहा है, ठीक है। जबकि इधर देखिए ये इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में। अब इसके कंपोनेंट ले लेते हैं हम लोग, ये इधर, ये इधर और ये इधर और ये इधर, कैंसिल होगा ये और ये। लेकिन ऊपर जाने वाले सारे देखिए, ये वाला ऊपर जा रहा है, ये भी आधा ऊपर जा रहा है, ये भी उधर ऊपर जा रहा है और ये वाला भी ऊपर जा रहा है। तो किसका ज्यादा है, NH3 का है या NF3 का है। इसमें बस एक ही नीचे आ रहा है, ये दोनों नीचे आ रहे हैं आधा आधा। सर NF3 किसमें, का। NH3 का ज्यादा होगा ना। NH3 का देखिए इतने सारे एक यस। डायरेक्शन में जा रहे हैं, और NF3 में एक ही बच रहा है जाने के लिए, वो भी ये कंपोनेंट बच रहा है, दो कंपोनेंट बच रहा यस है। सर। इसमें लोन पेयर वाला भी जा रहा है, इस नाइट्रोजन वाला भी जा रहा है, और दोनों लोन पे दो कंपोनेंट है वो भी जा रहा है। तो NH3 का ज्यादा है कि नहीं। यस सर। तो अदिति नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। आज यहाँ क्लास ऑफ करते हैं, आप थैंक वेस्पर थ्योरी करके आइएगा, ठीक है। अभी छोटे ओके छोटे चीज थे सर। हमने कंप्लीट कर लिया।